जिसमें चैप्टर का नाम अब आपको जीव में प्रजनन देखने को मिलेगा। और इसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा है। एक जेनेटिक्स आपका बच गया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फिर आपका क्लासिफिकेशन और प्लस टिश्यू, 3 चैप्टर और आपको बच गए हैं बायो में। इसके बाद से जस्ट हम लोग भागेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स पढ़ेंगे और लगभग अप्रैल तक आपको फिजिक्स अप्रैल पूरा फिजिक्स, लगभग जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अप्रैल तक आपका फिजिक्स चलेगा और मई तक 1 मंथ में 3 माह का हम लोगों ने टारगेट लिया था। 90 दिन का हम लोगों ने टारगेट लेके चला था इसका। इसमें से 1 मंथ आपको पार हो गया और ये ख़त्म होने के करीब में 2-3 चैप्टर और है। तो वो मार्च में आपको लगभग ख़त्म हो जाएंगे बायो। और हम लोग केमिस्ट्री या दिन आप जो कहिएगा कमेंट करिएगा फिजिक्स, पहले आप कहिएगा कमेंट करिएगा तो फिजिक्स, या पहले आप कहिएगा तो पहले केमिस्ट्री। कमेंट सेक्शन में आप जो कमेंट करिएगा उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देंगे। और आप लोगों ने इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और इससे पता चलता है कि मुझे इस पे और काम करना पड़ेगा। तो आपका कमेंट और लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हमें मोटिवेशन देता है। तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए भी हैं तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नई वीडियोज आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी सहूलियत के लिए आपको भटकना ना पड़े। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब बिना देरी करते, बात ज़्यादा हो गई, क्लास को शुरू करेंगे। और चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है जीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल केवल रेलवे ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं और मिलेंगे ही। देखने को आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं और क्वेश्चन मिलेंगे भी, यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मैं नोट्स भी जो आपको देने जा रहा हूँ या बहुत जल्दी मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूँगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF इसका मिल जाएगा, आप उसको PDF भी देख सकते हैं। और जो मैं नोट्स लेके आता हूँ, प्रत्येक दिन मैं नोट्स में कुछ ना कुछ अपडेट करता हूँ और अपडेट करते जा रहा हूँ। अब मैं कुछ अपना हैंड रिटन जो मैं नोट्स बनाया हूँ उसको लेके मैं आऊँगा और विथ फिगर भी रहता है, आपको पता है, ताकि वो आसानी से आप वीडियो को रोक के चाहें तो फ्री में ये सीरीज़ ही चलाया गया था फ्री में, ताकि जो भी बच्चे पैड कोर्सेज़ को नहीं कर सकते हैं, जो गरीब हैं, वो आसानी से यूट्यूब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डी का स्पेशली साइंस का तो कर ही सकते हैं। और अमित सर ने भी अब चैनल पे लगभग मैथ के क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ भी जाके उस चीज़ को आप देख सकते हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं, मैथ भी वहाँ से आप कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम लोग इस चैनल को और थोड़ा सा बड़ा करके और बहुत जल्द अपडेटेड करते रहेंगे और बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप लोग के लिए बहुत सारी काम चल रहा है। तो ऐसे ही अपना स्नेह प्यार बनाए रहें और चैनल पे बने रहें और अपना कमेंट करते रहें। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। तो रिप्रोडक्शन री प्लस प्रोडक्शन, ये तो 2 ग्रीक के वर्ड से टूट के बना है। पहले आइए हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। री का मतलब क्या होता है? दोहराना। रिकॉल करना नहीं कहा जाता कि दोबारा उसको बोलिए, रिपीट करना। री का मतलब रिपीट करना। और प्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना। यानी एक क्रिया हो गया, एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट करने के बाद से कोई ना कोई चीज़ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। उसी को इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा, डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। अगर हिंदी में भी देखते हैं तो हिंदी इसका क्या होता है, प्रजनन। प्र का मतलब ही होता है क्या, दोहराना, किसी भी चीज़ को दोहराना, रिपीट करना। और जनन का मतलब होता है अपने संख्या में वृद्धि करना। जनन का मतलब ही हो गया जन्म देना या वृद्धि करना। तो जो वैसी क्रिया जिसमें किसी चीज़ को दोहराया जाता है और अपनी संख्या को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, प्रोसेस में उसको रखा जाता है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसा है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें कोई भी जीव क्या करता है, अपनी संतान को बनाए रखता है और उसको आगे बढ़ाता है।
तो डेफिनेटली अगर आप डेफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे तो मैंने यहाँ लिख भी दिया और मैं लिख लिख के आपको बताता भी हूँ ताकि आपको याद होते चले। तो क्या है, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। जैसे मैंने बताया कि प्रजनन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या कर सकता है, संतान की उत्पत्ति कर सकता है। कोई भी जीव है वो संतान की उत्पत्ति कर सकता है, अपने अस्तित्व को या अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है, अपनी संतति को आगे बढ़ा सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, उसको हम लोग प्रजनन बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये केवल जीव में होगा, ये प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है और ह्यूमन में भी हो सकता है। तो प्रजनन सभी, चाहे पौधे हों, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे जितनी भी ऑर्गेनिज्म हो, धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म, वो अपने चाहते हैं कि अपनी संख्या को हम बनाए रखें, अपने वंश को जीवित रखें। तो उसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आई होप आप रिप्रोडक्शन समझ पाए होंगे। अब यदि इसको हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के प्रकार, अगर इसके काइंड्स को हम देखते हैं, रिप्रोडक्शन के काइंड्स कितने होते हैं, तो रिप्रोडक्शन के काइंड्स आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक तो मिल जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एक हो जाएगा सेक्सुअल। दो चीज़ें होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल अलैंगिक जनन, और दूसरा आपको देखने को मिल जाता है लैंगिक जनन। दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं दोनों कंबाइन ही इस नोट्स में आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं दोनों चीज़ें आपको बताते चल रहा हूँ और दोनों बाइलिंगुअल में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी डाउट आपका क्लियर होते चलेगा। तो लैंगिक का मतलब इसमें किसी अंग की ज़रूरत पड़ेगी, किसी लिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी लिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो लैंगिक में किसी भी लिंग की ज़रूरत, लिंग यानी किसी अंग की ज़रूरत जरूर पड़ती है। और अलैंगिक का मतलब क्या, कि इसमें किसी भी अंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी लिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम लोग अलैंगिक जनन बोलेंगे। और लैंगिक जनन में क्या बोलेंगे कि उसमें सबकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें दो की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग अलैंगिक लैंगिक समझ गए। अलैंगिक में क्या होगा, अलैंगिक जनन समझ पाए होंगे आई होप। अलैंगिक जनन में किसी भी अंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। और उसी चीज़ को अगर हम कह दें कि लैंगिक किसको बोलेंगे, तो लैंगिक किसको बोलेंगे, तो लैंगिक सिंपल है कि लैंगिक हम किसको बोलते हैं, तो लैंगिक जनन बोलेंगे जिसमें हमें अंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको लैंगिक जनन बोला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। आइए अब थोड़ा सा इसमें दोनों को डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या पाया जाता है देखने को। तो अलैंगिक मैंने अभी बताया, अलैंगिक का डिफिनेशन मैंने अभी आपको बताया कि अलैंगिक किसको बोलेंगे। आइए अलैंगिक में देखिए केवल एक ही जनक शामिल होता है, क्योंकि इसमें किसी अंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, जनक, एक ही जनक शामिल होगा। जनक का मतलब होता है, जनक मतलब जन्म देने वाला, तो वो आपके माता पिता होते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें किसी एक की ही जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मेल नहीं तो फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो केवल एक ही जनक इसमें शामिल होंगे। जबकि इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं, इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे लैंगिक जनन में, तो इसमें दो की ज़रूरत पड़ेगी। किस किस की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो मेल प्लस फीमेल, दोनों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। इसमें दो जनक पाए जाते हैं, माता और पिता पाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें अलैंगिक में देख रहे हैं तो अलैंगिक में कोई एक शामिल रहेगा, केवल एक ही कोई शामिल रह सकता। अब एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि मेल जो होता है, जैसे एडोलेसेंस एज में जाता है तो मेल स्पर्म रिलीज स्टार्ट करता है, उसी तरह से फीमेल जाती है तो फीमेल क्या करती है, ओवम रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। इसमें अगर हार्मोन देखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, लेकिन इसमें देखें तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो स्पर्म और ये ओवम जब मिलते हैं, तो जब दोनों मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया इसमें होती है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, आगे उसको पढ़ेंगे। तो मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत इसमें पड़ जाती है। तो इसमें देखिए
अब अलैंगिक जन्म में दूसरा पॉइंट अगर कोई आपसे पूछता है तो इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है और ऊर्जा बहुत कम लगती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं क्योंकि अकेला रहता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे भरोसा इसको नहीं अकेले काम करना है। तो जब कोई इंसान अकेले काम करता है तो बहुत तेज़ी में वो अपना काम करता है और बहुत कम समय में सोचता है कि काम ख़त्म कर ले, तो ऊर्जा की ज़रूरत भी कम लगेगी और कम समय भी लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है, अधिक समय लगता है और एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा लगती है, ऊर्जा ज़्यादा लगती है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें कम समय लगेगा, कम ऊर्जा लगेगा, तो काम वो जल्दी जल्दी करेगा। तो काम इसमें जनसंख्या जो होती है अलैंगिक जन्म में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, जनसंख्या इसमें काम में समय ज़्यादा लग रहा है तो काम कम कम होगा, तो इसमें जनसंख्या जो होती है धीमी धीमी बढ़ती है और एक लिमिटेशन होता है इसमें, जब वो चाहेगा तभी उस संख्या को ग्रो कर सकता है, लेकिन इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, इसमें जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए इसमें ऊर्जा अधिक लगेगा क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, तो समय ज़्यादा लगेगा तो एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और इसमें ऊर्जा कम लगता है, काम भी कम समय में क्या होता है वो पूरा हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए, ये समझ गए होंगे। तो अलैंगिक जनन में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ता है लेकिन लैंगिक में जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ता है। और इसके बाद से इसमें न्यूनतम विविधता शामिल है, इसमें विविधता नहीं होगा क्योंकि जनक जैसा रहेगा, ये खासकर इससे जो संतान उत्पन्न होंगे वैसे ही पाए जाएंगे, लेकिन इसमें अधिक विविधता पाई जाती है, रंग में, रूप में, आकार में, कलर में, बहुत सारी चीज़ में इसमें विविधता पाई जाती है। तो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंसेज आपको समझ में आ गया और ये कभी कभी क्या करता है आपको कथन में दे देता है। और अभी के जो पैटर्न है या जो रेलवे में अभी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के, क्योंकि मैं जस्ट बहुत पहले मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के मैं आया हूँ, तो आपको मैं उसमें देखा कि जो भी जब फैक्ट पे काम कर रहा है, जो भी क्वेश्चन दे रहा है फैक्ट पे दे रहा है या मैच करने के लिए दे रहा है, तो आपको हर चीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा अच्छा से। तो इसमें विविधता कम पाया जाएगा, इसमें अधिक विविधता पाया जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या आप इसको नोट्स बनाइएगा, तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। आइए अगला देखते हैं कि अब अलैंगिक जनन को हम लोग बांटेंगे कि अलैंगिक जनन को कितना रूपों में बांटा जाता है। अब सबको अलग अलग से पढ़ेंगे, पहले तो विशेषता जान लिया, अब सबको अलग अलग से पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसको हम लोग बांटते हैं, तो उसमें कई तरह की उसकी विधि होती है अलैंगिक जनन में। सबसे पहले तो एक विखंडन होता है, फीजन जिसको बोलते हैं, और एक विखंडन होता है, दोनों में डिफरेंसेस है एक। और इसके बाद से इसमें देखेंगे तो विखंडन में एक मुकुलन हो जाता है, फिर बीजाणु एमर, 4 तरह की इसमें विधि आपको पाई जाएंगी, विखंडन और बहुखंडन। देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, विखंडन एक होता है, एक बहुखंडन होता है, बहुखंडन होता है। इसके बाद से फिर मुकुलन होता है, बीजाणु जनन होता है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें फिर वनस्पतिक जनन और कायिक प्रवर्धन इसको कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है। और ये सब मिलके उत्तर करता है। इसमें विखंडन को बांटते हैं तो 2 तरीके से बढ़ जाता है, एक बाइनरी में, एक मल्टीपल में बढ़ जाता है। यानी मेनली अगर हम देखें तो पहला यानी हम अगर मेनली इसमें देखें तो मेनली देखते हैं, तो मेनली अगर देखें तो अलैंगिक जनन का पहला पार्ट जो हो जाता है आपका वो हो जाता है विखंडन। पहला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा विखंडन। दूसरा पार्ट आपको जो देखने को मिलता है वो हो जाता है मुकुलन। तीसरा पार्ट जो देखने को मिलता है आपको रीजनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन, ये लाइट ज़्यादा है इसमें, 1 मिनट कलर चेंज कर लें, पुनर्जनन। और चौथा आपको जो देखने को मिल जाता है वो आपको मिल जाएगा बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और 5 नंबर में देखिएगा तो एक कायिक प्रवर्धन होता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन, ये आपको देखने को मिलता है। तो इतने तरह के आपको देखने को मिलेंगे। और अलैंगिक जनन को अगर हम बांटेंगे तो देखिए ऐसे बांटा गया है, विखंडन में और बहुखंडन में होता है। इसके अलावा मुकुलन आपको बीजाणु जनन देखने को मिलेगा, फिर पुनर्जनन देखने को मिलेगा, वनस्पतिक मिलेगा, और सब मिलके
कल्चरल बनाता है, ऊतक संवर्धन इसी से तैयार होता है। विखंडन में अगर देखेंगे तो विखंडन को हम दो बार बांटते हैं, एक तो बाइनरी में, एक मल्टीपल में बांटते हैं, तो विखंडन में और बहुखंडन में। तो आइए इसके बारे में जान गए, अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम आइए देखते हैं यहाँ। एक मिनट, आइए पहले हम सबसे पहले विखंडन देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा PDF आपको इधर उधर देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम विखंडन ही देखेंगे। खंडन देखिए, आइए यहाँ से देखते हैं खंडन किसको बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। खंडन एक ऐसी विधि है, लैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें एक टुकड़ा तो टूट जाएगा लेकिन नए लेकिन आनुवंशिक रूप से जीव विकसित होता है। इसमें कोई कुछ का नहीं होगा, मतलब इसमें एक तो टूटेगा, खंडित हो जाएगा, लेकिन कई वो अपना ऐसे ही एक से टूट के दो का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये किस में होता है, तो एक स्पाइरो वगैरह जीव होता है। यहाँ देखिए ये खंडित हुआ है, टूटा है, और टूट के सेम का सेम दो का निर्माण कर दिया है। आनुवंशिक रूप से ये क्या होगा, समान होगा, जैसे स्पाइरो वगैरह में होता है। तो इसको हम लोग खंडन बोलते हैं। खंडन मतलब ये इसमें टूटेगा और दो का निर्माण करेगा, सेम रहेगा, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं पाया जाएगा आपको देखने को। अगला वेजिटेटिव बोल रहे थे, तो वेजिटेटिव देखिए, वेजिटेटिव में आप देखिएगा ऐसा प्रवर्धन होता है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में कि कोई जनन ऐसा होता है जिसमें नहीं तो जड़ यानी रूट, स्टेम या लीफ, इसकी मदद से क्या किया जाता है, इसमें जनन किया जाता है इसकी मदद से, और नया जीवन प्रारंभ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि रूट से होगा, नहीं तो स्टेम से होगा, नहीं तो लीफ से होगा, तीन चीज़ें से ये होगी, इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वनस्पतिक जनक या कायिक प्रवर्धन इसी को कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे तो एक देखते हैं बाय रूट से, अगर देखेंगे तो बाय रूट्स में डहलिया, स्वीट पोटैटो जो होता है आप देखे होंगे, खाना खाते हैं या स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा लगता है, तो उससे बनता है ये, तो डहलिया हो जाएगा। इसके अलावा स्वीट पोटैटो हो जाएगा। बाई स्टेम से अगर देखें तो अदरक, आलू, प्याज, फिर आपको गुलाब, उसके अलावा गुलाब आपको देखने को मिलेगा, रोज, ग्रेप्स की टहनियाँ जो होती हैं वो, मेहंदी जो होता है, मेहंदी का पौधा जो होता है वो, ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें बाई स्टेम से होती हैं। बाई लीफ से अगर देखेंगे तो ब्रायोफाइलम होता है, ब्रायोफाइलम आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ें फर्न को भी देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या होती हैं, लिप से होती हैं, पत्ती से होती हैं। तो इस प्रकार के जो जनक पाया जाता है जिसमें स्टेम, लीव और रूट आपको देखने को मिलेगा। बाय रूट से मैंने बता दिया, याद रखिएगा, एग्जाम्पल में कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है। तो ये वनस्पतिक है और इसको हम लोग सजावट के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसे अर्किड एक पौधा होता है, अर्किड, उस ब्रायोफाइलम में अर्किड होता है, वो भी यूज किया जाता है। तो इसी से वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही किया जाता है। समझ गए होंगे आई होप। अगला इसमें देखिए क्या किया जाता है, वही है वनस्पतिक प्रवर्धन में कृत्रिम रूप से काटकर भी किया जा सकता है, वही आर्टिफिशियल हम लोग उसको रिप्रोडक्शन करा के और ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे रोज हो गया, आपको मैंने बताया था, उसके बाद से ग्रेप्स मैंने बताया, उसके बाद से क्राइस्टेनियम हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम लोग कटिंग करके भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा सकते हैं। अब इसी में एक आगे आ जाता है आपको टिश्यू कल्चरल। आगे बढ़ेंगे तो इस विधि में पौधे के बढ़ते सिरे से ऊतकों या कोशिकाओं का हटाकर नए पौधे उगाए जाते हैं। जैसे मनी प्लांट, ओरमेंटल प्लांट जो होता है वो, तो इसको हम लोग ऊतक संवर्धन बोलते हैं। आइए अब मेन चीज़ देखते हैं, एक मुकुलन आपको देखने को बच जाएगा। पुनर्जनन इसमें है, तो पुनर्जनन बाद में हम पढ़ेंगे। पहले आइए सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा मुकुलन देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुकुलन मैंने बताया अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई फूल जो होता है ना, वो जनक तो रहेगा, फादर जो रहेगा, लेकिन उससे क्या होगा, वो उससे एक बड निकलना स्टार्ट होता है, कली जिसको हम लोग कहते हैं, कली, बड निकलता है, कली निकलता है।
तो एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटता है या प्रबंध निकलने के फलस्वरूप होता है, उसको हम लोग कहते हैं मुकुलन। मुकुल, मुकुल का मतलब ही होता है, मुकुल बोल देगा तो मुकुल का मतलब ही होता है, मुकुल बोल दिया ना, मुकुल का मतलब ही होता है कलिका। यानी ऐसा विधि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जो धरातल कलिका फूटने से या पर्वत निकलने से होता है। पर्वत का मतलब थोड़ा सा जड़ हो गया, जैसे आप आलू में देखते होंगे। इसका अगर एग्जाम्पल बताते हैं हम, तो इसका एग्जाम्पल आपका ईस्ट में देखने को मिलता है, मुकुलन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अमीबा में देखने को मिलता है। ये कोशिकीय जीव लगभग जितने होते हैं अलैंगिक जनन उसी में पाए जाते हैं, जितने भी ये कोशिकीय जीव होते हैं। तो ईस्ट में, अमीबा में आपको देखने को मिलता है। और ईस्ट में या शरीर में देखेंगे किसी भाग से क्या होता है, कंदुपी बल्ब, वही उभार निकलने लगता है। इसी उभार को हम लोग मुकुल या बड कहते हैं। मतलब कोई जीव है ऐसे, और इसके ऊपर क्या हुआ, जीव है और इसके ऊपर क्या हुआ, एक ऐसे कली की तरह रचना दिखाई देने लगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभार निकलता है। इसी उभार को हम लोग बोलते हैं मुकुल या बड, मुकुल या बड कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एकोस्की में होता है। एकोस्की में क्या विभाजित होता है, तो जैसे ये कोई सेल हो गया, इसके बीच वाला भाग केंद्रक, तो केंद्रक ही क्या करता है, केंद्रक ही एक दूसरे से अलग होता है और नए जीव का निर्माण करता है। यही केंद्रक टूट के, जैसे अमीबा ऐसे पाया जाता है, तो अमीबा में आप देखिएगा यहाँ केंद्रक है, केंद्रक ही आगे टूट जाता है ऐसे। इसको मैं फिगर से भी दिखाऊंगा। और यही टूट के क्या करता है, एक बड़ा सा निर्माण कर देता है। यही टूट जाता है, बड़ा सा निर्माण करता है। फिगर से मैं दिखाऊंगा इसको आपको। मुकुलन अगर देखें तो मुकुलन भी दो तरीके से हो जाएगा। तो इस देखिए मैं ना बता रहा था, फिगर में बता रहा था, ये ईस्ट है, ईस्ट में मुकुलन होता है। फिगर में लेके आया, ये देखिए पूरा ईस्ट है। ईस्ट का मतलब होता है खमीर। हिंदी अगर उसका देखिएगा तो खमीर, खमीर का मतलब होता है खवा सोडा। खवा सोडा उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। तो देखिए ईस्ट में है, ये हमारा केंद्रक पाया जाएगा। अगर टूटा आगे पूरा ये ईस्ट हो गया। और बड की तरह ये जो रचना दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, ये मुकुल की लड़ियाँ है, ऐसे मुकुल बनते रहती हैं, यही बड है। और यही आगे जाके लड़ियाँ क्या होती है, फिर सेम का सेम बना देती है एक नए जीव। जैसे यहाँ पे था वैसे फिर सेम का सेम यहाँ पे नया जीव आपको देखने को मिल गया। तो इसमें केंद्रक ही क्या करता है, केंद्रक ही टूटते जाता है और वही जुट के जाके मिल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम मुकुल कहते हैं। ये जो दिख रहा है वो मुकुल है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो मुकुलन है। ऐसे दिख रहा है आपको, ये मुकुलन है। आई होप आप मुकुलन समझ पाए होंगे। अब इसी में देखिए मुकुलन में, इसके बाद हम आ जाते हैं बहुखंडन पे, मल्टीपल पे, जो जिसमें हम बोल रहे थे खंडन के बारे में। तो ये भी क्या है, ऐसा विभाजन, ऐसा विभाजन है। विखंडन क्या है, विखंडन एक ऐसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि का मतलब क्या, व्यष्टि मतलब एक जीव, समष्टि का मतलब उसका एक समुदाय पूरा मिला हुआ है। तो व्यष्टि समष्टि आप समझ जाएंगे। जैसे में कोशिकीय जीव में ये जैसे होता है, अमीबा मैंने बताया अभी, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी जो होता है, सॉरी। और ये निम्न कोटि के शैवाल या इसके चारों ओर क्या करते हैं, एक कड़ी भेटी होता है जिसमें पोटी या सिस्ट हम लोग कहते हैं। और इसमें केंद्रक के बार बार में क्या हो जाएगा, केंद्रक ही क्या होता है, इसमें बार बार विभाजित होता है। और इसके बाद से दो केंद्रक मिल जाएगा और एक कोशिका द्रव्य बनाता है अमीबा में। मतलब दो केंद्रक मिला यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ पे क्या करेगा, द्रव्य रूप में ऐसे बना देता है और आगे ये बढ़ते जाती है। और उसके बाद से लास्ट में ये बाहर निकल जाता है। इससे जो भी जीव जन्म लेता है उसको हम लोग कहते हैं अनुजात। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अनुजात। अनुजात यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आइए तीसरा मैंने बताया कि पुनर्जनन, रीजनरेशन मैंने जिसको कह रहा था, रीजनरेशन, पुनर्जनन जिसको मैंने कह रहा था, वो देखिए अवखंडन या पुनर्जनन। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से प्राकृतिक एवं कृत्रिम दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। माने यहाँ पे आर्टिफिशियल भी आपको देखने को मिलेगा और नेचुरल भी आपको देखने को मिलेगा। किसी वजह से इसमें क्या होंगे, टूट जाएंगे। लेकिन जीवों का शरीर क्या होगा, दो तो टूटेगा, दो या इससे भी अधिक, दो या अधिक पार्टों में वो टूट जाता है। दो या अधिक पार्टों में वो आपको टूट जाएगा, दिखाई देगा, और उसका भाग विकास होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे में आपको स्पाइरोगाइरा देखने को मिलेगा। स्पाइरोगाइरा में अवखंडन होता है, रीजनरेशन होता है,
जनरेशन होता है। ठीक, यानी बोथ इसमें क्या होगा, बोथ टू पार्ट में ये चेंज हो जाएगा, आर्टिफिशियल या नेचुरली, ये आपको स्पाइरोगाइरा देखने को मिल रहा है। ये पूरा आपको स्पाइरोगाइरा है और यहाँ पे जो चीज़ पाई जा रही है वो केंद्रक है। ये दो पार्ट में देखिए यहाँ पे बट गया, तो दो पार्ट में जब ये बटता है तो उसको हम लोग सेप्टा बोलते हैं। दो पार्ट में बट गया, एक यहाँ पे केंद्रक बट गया, केंद्रक से आगे गया, दो पार्ट में इसको बांट रहा है स्पाइरोगाइरा को। और यहाँ पे देखिए ये जो सर्पिल की तरह जो रचना दिखाई दे रहा है उसको हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। और स्पाइरोगाइरा को दो पार्ट में बंटना क्या कहलाता है, सेप्टा आपको कहलाता है। क्या कहलाएगा, सेप्टा कहलाएगा, दो पार्टों में बंटना। और देखिए यही यहाँ पे जाके क्या हुआ है, दो पार्टों में बटा, एक ये पार्ट हो गया आपका, एक ये पार्ट हो गया, फिर यही आगे जुड़ के पता है क्या है, सेम का सेम रचना ऐसे आपको देखने को मिलेगा, सेम रचना वो बना देगा, ऐसे सेम रचना वो बना देगा, एक नए जीव का निर्माण करेगा। तो ये अपखंडन है। देखिए आपको इसके अलावा स्पाइरोगाइरा मैंने दिखा दिया, देखिए कैसे खंडन हुआ है, दो पार्ट में ऐसे कैसे खंडन हो गया, टूट गया है। अब इसके बाद से स्पाइरोगाइरा में तो आपको देखने को मिला, इसके अलावा प्लेनेरिया में भी आपको ये देखने को मिलता है। प्लेनेरिया टोटल पाया गया है, यहाँ से टूटा है दो पार्ट में, फिर टूटे गया, फिर टूटे गया। देखिए दो पार्ट में टूटा, फिर केंद्रक जाके यहाँ पे दो नीचे दो आ गया और ये मिल गया, पूरा एक नए जीव का निर्माण कर दिया। तो प्लेनेरिया में और प्लेनेरिया में, इसके अलावा फिर मैंने ऊपर क्या बताया, स्पाइरोगाइरा में, यानी रीजनरेशन जो होगा वो स्पाइरोगाइरा में होगा, इसके अलावा फिर स्पाइरोगाइरा में तो देखने को मिलेगा, और प्लेनेरिया में। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, एग्जाम्पल पूछ देता है। अगला देखते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर, बीजाणु का मतलब होता है स्पोर, छोटा छोटा टुकड़ा, किसी भी चीज़ में छोटा छोटा टुकड़ा। तो ये किस में पाया जाता है, निम्न श्रेणी के जितने भी जीव होते हैं, जैसे आपको अलगी देखने को मिल जाएगा, अलगी, इसके अलावा फंगी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। तो ये जितने भी होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, इस सब में एक विधि पाई जाती है और इसमें एक थैली के जैसी ऐसे आपको रचना दिखाई देखने को मिलती है, जिसको हम लोग स्पोरोजेनेसिस या बीजाणुधानी कहते हैं। और इसी के भीतर ही, फिगर से मैं दिखाऊंगा आपको, इसी के भीतर ही क्या होता है, छोटी गोल गोल ऐसे बहुत सारी रचना आपको देखने को, ऐसे गोल गोल बहुत सारी रचना आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग स्पोर कहते हैं, जिसको हम लोग बीजाणु कहते हैं। और ये बीजाणु जो होता है ना, वो चारों तरफ से स्पोर, और इसी को हम लोग बीजाणु जनन भी बोलेंगे। इसमें जो फॉर्मेशन होगा इसको बीजाणु जनन बोलते हैं। और ये स्पोर जो होता है ना, इसके बाहर देखेंगे ऐसे ऐसे स्पोर पाया जाएगा, इसके बाहर बहुत एक मोटा सा कड़ा आवरण पाया जाता है, जो क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट इसको करता है। अगर नमी की कमी आ जाती है इसमें, तो उच्च तापमान, उच्च अम्लीय, उच्च क्षारीयता के वातावरण में रहना प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं होता है, इतनी जाने की जरूरत नहीं। बीजाणु बहुत हल्का होता है, अतः इसके द्वारा हानिकारक इनका परिकिरण का मतलब फैलाव जो होता है दूर दूर तक होने लगता है। और भिन्न भिन्न जीवों में बीजाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, अनुकूल जगह के अकॉर्डिंग। आइए देखिए, अब मैं आपको फिगर से बताता हूँ। मैंने बताया टोटल ये है, बीजाणु के माध्यम से होगा, और इसमें क्या होगा, आपको छोटी छोटी गोल गोल रचना दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग स्पोर कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। ऐसे पूरा यहाँ पे छोटी जो रचना दिखाई दे रही है क्या है, बीजाणु है। ये प्रकृत बहुत ज़्यादा हुआ है, प्रकृत होने का मतलब ये फैल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रकीर्णन हो सकता है, बीजों का फैलाव। ये तना के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, किसी के द्वारा ये क्या हो सकता है, फैल सकता है। और ये पूरा जो आपको दिख रहा है, इसमें जो बीजाणु बना है उसी को हम लोग बीजाणुधानी बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है। तो फिगर से आप देख ही लिए, और ये सारा चीज़ देखिए कैसे बनाया है, कवक जाल ये है, ऐसे ये आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, टोटल मैंने ये जो दिखाया है कि इसमें दिखाया है राइजोपस में मैंने दिखाया है, क्या है, राइजोपस में मैंने दिखाया है, राइजोपस में बीजाणुधानी आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और मैंने बताया था, इसके अलावे
इसके अलावा मैंने बताया था कि कायिक प्रवर्धन किसको बोलते हैं। तो देखिए मैं अभी पढ़ा के लाया वहाँ से, वेजिटेटिव पार्ट किसको बोलेंगे, कायिक, जिसमें पादप शरीर कोई भी कायिक अंग या बौद्धिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से विलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। और कायिक प्रवर्धन में आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इसमें गुलाब, सजावती पौधे, अंगूर, ऑर्किड, मैंने बता दिया सब वही चीज़ है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है। आप ये सब तो क्या था, इसके ऊपर मैंने जितना बताया वो यूनिसेलुलर में आपको देखने को मिला, वो यूनिसेलुलर में देखने को मिला। एक कोशिकीय जीव था, एक कोशिकीय जीव था, एक कोशिकीय जीव, या आपको एक कोशिकीय पौधे में देखने को मिला, एक कोशिकीय पौधे में भी देखने को मिलता है, एक कोशिकीय जीव पे ही हम लोग ज़्यादा पढ़े हुए हैं ये सारा चीज़। अब हम लोग मनुष्य में देखेंगे कि मनुष्य में कैसे जीवन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मनुष्य में कौन सा जीवन पाया जाता है, तो मनुष्य में आप देखिएगा कि मनुष्य में कौन सा जनन पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा आपको कौन सा, लैंगिक जनन। क्या पाया जाएगा, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन पाया जाएगा। तो लैंगिक जनन में जो देखेंगे एक मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल क्या होंगे, मिल जाएंगे और एक जाइगोट बनाते हैं। यानी मेल से हमारा क्या निकलता है, स्पर्म, फीमेल से क्या निकलता है, ओवम, और ये मिल के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और ये मेल और फीमेल ओवम और स्पर्म जो मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। तो आगे हम उसी चीज़ को जानेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख के मैंने लेके आया है, मानव प्रजनन में अगर हम देखेंगे तो शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलकर क्या करेंगे, नई संतति बनाएंगे। मानव प्रजनन में ऐसे होता है, यानी इसमें मेल मिलेगा प्लस फीमेल मिलेगा, दोनों मिलके स्पर्म मेल से रिलीज होता है प्लस ओवम रिलीज होता है किससे, इससे, और यहाँ पे जाइगोट बनता है, इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक। और अब जाइगोट में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, चरण इसका क्या होगा, रिप्रोडक्शन का चरण पूछता है। तो सबसे पहले तो युग्मक जनन, यानी शुक्राणु अंडाणु मिलेगा और जाइगोट का निर्माण करेगा। इसके बाद से वीर्यरूपण, उसके बाद से फर्टिलाइजेशन, और फिर लास्ट में जाइगोट हो जाता है, ठीक है। तो 4 प्रोसेस पाया जाता है, युग्मक जनक, वीर्यरूपण, निषेचन और युग्म जनन। 5वां जो होता है वो होता है एम्ब्रायो बनता है, और लास्ट में गर्भकाल तैयार होता है। तो इतने प्रोसेस होते हैं प्रजनन के। तो सबसे पहले हम पहला जनन जानेंगे, क्या है, युग्मक जनन। इसमें अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले युग्मक जनक यानी शुक्राणु यानी स्पर्म मिलता है प्लस ओवम मिलता है, ओवम, ये मिल के क्या बनाएगा, ये बनाएगा युग्मक जनन। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस बनाएगा, गैमेटोजेनेसिस बनाता है। और गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु यौनारंभ में 11 से 18 वर्ष तक स्टार्ट होता है, अंडाणु शुक्राणु रिलीज होता है। जो पहले आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय देखने को मिलेगा। और 11 से 18 शुरू होता है, और पुरुष में शुक्राणु जो बनते हैं अधिकतम उम्र वो लगभग 60 से 65 वर्ष तक, 60 से 65 वर्ष तक उसमें देखने को आपको मिलेगा। शुरुआत होगा 11 से 18 वर्ष में, और 60 से 65 वर्ष तक वो आपको बनता है। और महिलाओं में अगर वो हम देखें तो वो भी आपको अब 9 से 13 के रेंज में ले सकते हैं, यहाँ से शुरुआत हो जाता है, और लगभग 50 वर्ष तक वो, लगभग 50 वर्ष तक वो चलता है, 50 वर्ष तक। तो इस स्थिति को हम लोग रजनोवृत्ति कहते हैं, रजनोवृत्ति। और रजो दर्शन कब जब शुरुआत होता है उसको रजो दर्शन बोला जाता है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें वीर्यरोपण, इंसेमिनेशन किसको बोलते हैं, तो नर युग्मक का मादा जनन क्षेत्र में स्थानांतरण। जैसे भी नर युग्मक को मादा जनन अंग में, यानी फीमेल जो होता है वो अपने अंगों को किस में, मादा जनन में स्थानांतरित करता है, उसको वीर्यरोपण कहते हैं। यानी जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ से सीमेन रिलीज होता है। निषेचन बोलते हैं किसको, मैंने बताया, स्पर्म जब मिल जाता है, स्पर्म और प्लस ओवम जब आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं।
और निषेचन कहाँ होता है? शुक्राणु और डिंब का निषेचन महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल ऑर्गन दोनों का, तो उसमें मैं आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताऊंगा, और मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। इसको निषेचन बोलते हैं और फैलोपियन ट्यूब में ये होता है। फिलहाल में इतना ही जान लीजिए। इसके बाद से आगे प्रोसेस बढ़ते हैं तो वो बन जाता है आपका जाइगोट। तो इसमें 2 युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होती है, और वही जाइगोट का क्या करती है? निर्माण करती है। जैसे ईग और स्पर्म मिलकर क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ उस चीज़ को, जाइगोट वो बनाएगा। अब इसके बाद से जैसे ही जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो फिर आगे जब बढ़ेंगे तो मनुष्य में आरोपण होता है। प्रजनन का ऐसा चरण है जहाँ पे भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, यानी एम्ब्रायो जाइगोट क्या करता है? एम्ब्रायो का निर्माण करता है। इसके बाद से ऑर्गेन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये जाके यूट्रस में आपको फिट हो जाता है, गर्भाशय में फिट हो जाएगा एम्ब्रायो, उसके दीवार में जाकर वो चिपक जाता है। और उसके बाद से अब एक लगभग 270 से 280 दिन तक ये तैयार होता है मादा के शरीर में, जिसको हम लोग गर्भकाल भी कहते हैं सॉरी, जिसको हम लोग आरोपण को गर्भकाल भी कहते हैं। तो मनुष्य में आरोपण मानव प्रजनन का भाग होता है, और शिशु का निर्माण और विकास माँ के बच्चे के बीच प्लासेंटा का वही अपरा का निर्माण इसमें होने लगता है, प्लासेंटा का। तो जो शिशु में जो शुरुआत में निर्माण जो होता है एम्ब्रायो से शुरू होता है, और वो प्लासेंटा में होते होते अपरा का निर्माण करता है और फिर ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ये जो काल होता है उसको हम लोग गर्भकाल कहते हैं। और ये गर्भकाल आपको लगभग कितने दिन देखने को मिलता है? अगर दिन में पूछता है तो 270 से 280 दिन आपको देखने को मिलता है। ये आपको एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन यहाँ से किया हुआ था। अगर मंथ में पूछे तो 9 मंथ 10 दिन या 15 दिन के करीब में होता है, यानी 9.5 मंथ के करीब में होता है इसका गर्भकाल। प्लासेंटा का निर्माण ऐसे होता है। यानी मोटा मोटी हमने देखा तो सबसे पहले आपको अगर जीव जो बन रहा है, जीव चरण मैं ऊपर से नीचे लेकर जा रहा हूँ, तो जीव जो बन रहा है वो कहाँ पे गर्भकाल में हो गया। उसके बाद से वो अपरा का निर्माण हो रहा है, प्लासेंटा बन रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण तैयार होता है। इसके बाद से भ्रूण में जो होगा वो जाइगोट पहले बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर आपको स्पर्म प्लस ओवम फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म एक न्यू बेबी बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका रिप्रोडक्शन का, और ये पूछता है कभी कभी चरण में आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और मैंने पूरा एकदम रिप्रोडक्शन पढ़ाया और आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, करीब 2 घंटे के करीब में वीडियो आपको हो जाता अगर मैंने इसको लेके आया होता तो लगभग 40 से 45 मिनट में आपको ये टॉपिक हो गया, आप इसको याद कर लेंगे। और इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द, कल अपलोड हो जाएगा पार्ट 2 में, वो लगभग 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पार्ट 2। उसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन देखेंगे, और इसमें बहुत सारा थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो लेकिन दूसरे वीडियो में इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और कोई डाउट नहीं होगा। और रिप्रोडक्शन में मैंने जितने टॉपिक बताया, आज मैंने जितने टॉपिक बताया वो सब आ गया होगा। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जान लिए, और एसेक्सुअल का विधि जान गए, मेथड जान गए, एग्जाम्पल भी जान गए, और उसके बाद से लैंगिक जनन का थोड़ा सा मैंने शुरुआत किया। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो इसका जो बनेगा उसमें हम लोग जस्ट पढ़ेंगे कि मेल ऑर्गन क्या क्या काम है, फीमेल ऑर्गन क्या क्या काम है, और इससे क्या क्या हार्मोन रिलीज होते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और ये क्लास से समझ में आया होगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।